हेलो दोस्तों, सुपर 50 क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में जो पोर्शन है इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, उसको यहां पर हम देखेंगे। जिसके लिए मैंने सबसे पहले जो आज का टॉपिक है, जो हिस्ट्री का हम ज्योग्राफी का हम कह सकते हैं कि बेसिक के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम इंडिया के बारे में देखेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर इंडिया का एक मैप लगा रखा है, ठीक है, जिसका जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। ठीक है, अर्थात भारत का सामान्य परिचय, जिसमें हम देखेंगे कि भारत का विस्तार कहां से कहां तक है, किस प्रकार से भारत फैला हुआ है, भारत को भारत क्यों कहा जाता है, भारत के जो अक्षांशीय विस्तार है, देशांतरीय विस्तार है, ठीक है, भारत से कर्क रेखा जो है वह कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है। इस प्रकार के जो बहुत अन्य महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनते हैं, अगर हम देखें तो जो इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, ठीक है, अगर हम ज्योग्राफी का पोर्शन देखते हैं तो अधिकतर जो ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। जैसे कि आप अगर मान लीजिए, अगर हम कर्क रेखा से ही क्वेश्चन बनाए तो सबसे पहला क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। तो इस प्रकार से क्या है क्वेश्चन आपने देखा कि हमने मात्र कर्क रेखा से ही बना दिए 3 क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन ये बन सकता है कि कर्क रेखा के जो क्या है, कर्क रेखा अक्षांशीय रेखा है, कौन सी है, अक्षांशीय रेखा है, तो उसके क्या है पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो बन सकते हैं। अब अगर हम देखें भारतीय मानक समय रेखा को देख सकते हैं, ठीक है, भारत के पड़ोसी देशों को देख सकते हैं, ठीक है, भारत के द्वीप समूहों को देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कई सारे जो क्या है क्वेश्चन हम यहाँ पर देख सकते हैं, जो क्या है बार बार एग्जामों में क्या है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उनको आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पर जो क्या है ज्योग्राफी के बेसिक पॉइंट्स होते हैं उनको, क्योंकि भारत को समझने के लिए हमें क्या है भारत के बारे में जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, क्योंकि हमने यहां पर लिया भारत को, तो भारत को भारत ही क्यों कहा गया। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है ना कि भारत जो वर्ड आया वो आया कहां से। तो भारत के संविधान में अगर हम देखें तो भारत का नाम क्या है, ठीक है, इंडिया अर्थात भारत। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को आपने देखा होगा, जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन आपके लिए बताऊंगा तो उसमें हमने देखा है कि भारत को क्या कहा गया है, अनुच्छेद 1A में क्या कहा गया है, भारत अर्थात इंडिया कहा गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है भारत के 2 नाम मिलते हैं, ठीक है, इंडिया और दूसरा नाम क्या मिलता है, भारत। ठीक है, तो यह 2 नाम इसमें मिलते हैं। अगर हम देखें तो क्या है ऋग्वैदिक काल में भी अगर हम देखें तो इसे क्या है भारत का जो क्षेत्र है उसे जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो भारत का जो क्षेत्र है उसे किस नाम से जाना जाता है, जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। कुछ जो अगर हम पौराणिक कथाएं देखें तो उनमें क्या है आर्यव्रत के नाम से भी क्या है इसे जाना जाता है। इसके बाद कई जो ऋग्वैदिक काल में अगर हम जो कथाएं उनमें देखते हैं तो क्या है यहाँ पर जो भारत जो नाम है ये क्या है एक भरत जन था। ठीक है, भरत जन उसके नाम पर यहां पर हमें देखने के लिए मिलता है। और आपने बचपन में एक कहानी जरूर सुनी होगी, शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कथा। ठीक है, उसमें जो उनसे उत्पन्न जो पुत्र होता है जिसका नाम भरत होता है, उसकी शौर्य गाथाओं के नाम पर ही क्या होता है, भारत को हम क्या कई जगह मिलता है कि भारत को भरत के नाम पर ही क्या है भारत का नाम पड़ा था। कई जगह भारत को हम क्या देखते हैं, हिंदुस्तान के रूप में भी देखते हैं। क्या नाम मिलता है, हिंदुस्तान। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे, ठीक है, ये जो इंडिया जो नाम है वह इंडोई शब्द से बना है। ठीक है, किस शब्द से बना है, इंडोई शब्द से बना है। इंडोई। ठीक है, इस प्रकार से आप देखोगे कि भारत को जो इंडिया कहा है वह क्या है यूरोपीय लोगों ने कहा है, यूनानी जो थे, यूनानियों के द्वारा इसे क्या कहा गया है, भारत को इंडिया कहकर संबोधित किया गया है, जिसके बाद क्या है इसे इंडिया कहा गया है। यहां से दोस्तों क्वेश्चन पुटअप हुआ है, मैं आपको बताते भी चलूंगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे कैसे पुटअप हुआ है।
यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत को इंडिया किसके द्वारा कहा गया। पहला ऑप्शन था ग्रीक, ठीक है, दूसरा ऑप्शन था यहां पर, ठीक है, अमेरिकन, तीसरा था, ठीक है, ब्रिटिश, और डी था इनमें से कोई नहीं। तो इनमें आपको बताना है किसके द्वारा इसे क्या है कहा गया था। तो इसको जो इंडिया कहा गया है वह यूनानियों के द्वारा कहा गया है, और इनमें भी जो खास तौर से नाम आता है ग्रीक द्वारा, ठीक है, ग्रीक द्वारा ये क्या है इंडिया कहा गया है। ग्रीक लैंग्वेज में ही इंडोई था, इंडोई से बना इंडिया। इस प्रकार से हम इंडिया को देखते हैं। भारत के बारे में मैंने बताया, और हिंदुस्तान जो वर्ड मिलता है वह क्या है अरबी लैंग्वेज से लिया गया है, ठीक है, किससे लिया गया है, अरबी जो शब्द है, ठीक है, उससे लिया गया है। और कई लोग क्या कहते हैं, जो क्या कहा गया है, इंडिया जो शब्द है वह क्या से लिया गया है, इंडस से लिया गया है। जो मेन चीज है वह क्या है, इंडस। इंडस को हम क्या कह देते हैं, अगर हम देखें तो हम इंडस किस नदी को कहा जाता है, तो इंडस कहा जाता है, अगर हम देखें हिंदी में कहते हैं सिंधु को, ठीक है। जो यूनानी लोग आए थे उन्होंने क्या है सिंधु को इंडस कहा, इंडस से फिर बाद में ही क्या बना, इंडिया के नाम इसमें क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इंडिया के नाम से संबंधित, ठीक है। तो इस तरह से आपको मैंने बताया कि किस प्रकार से इंडिया का नाम, सॉरी भारत का नाम इंडिया, भारत और हिंदुस्तान कहा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि किसके द्वारा सबसे पहले कहा गया था, ग्रीकों के द्वारा इसको क्या है सबसे पहले इंडिया कहा गया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। तो ये इस प्रकार से हमने इंडिया का इंट्रोडक्शन देखा। अब इंडिया के बारे में जानने के लिए अब यहां पर सबसे पहले बेसिक चीज आपको देखनी होगी, ठीक है, क्योंकि ये क्या है जियो से रिलेटेड है, तो इसलिए आपको देखना होगा कि इंडिया हमने देखा। अब हम क्या देखेंगे, भारत की स्थिति, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। उसको भी देखने से पहले हमें क्या देखना होगा, पहले हम एक चीज और बता दूं, जैसे कि आपके लिए कुछ बच्चे कह रहे थे सर, ठीक है, जैसे कि वो मेरे को कोई बताने की जरूरत नहीं है यार, वो तो सबको पता है जियोग्राफी और भूगोल में क्या अंतर होता है। भूगोल का अर्थ जैसे कि सीधे सीधे होता है भू प्लस गोल, अर्थात वह क्या बताता है, हिंदी का अगर हम देखें तो भूगोल क्या बताता है, पृथ्वी के आकार को बताता है। हिंदी का जो वर्ड है भूगोल वह बताता है पृथ्वी के आकार को, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें जियोग्राफी, जियोग्राफी जो क्या बताता है, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ठीक है, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब अगर हम देखें, ठीक है, यहां पर निकलता है अध्ययन, ठीक है। तो पृथ्वी के अध्ययन को ही क्या कहा गया है यहां पर, ज्योग्राफी, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप आसानी से अगर देखें तो ज्योग्राफी को हम क्या कह देते हैं, पृथ्वी का अध्ययन, ठीक है, करने वाली शाखा को हम क्या कह देते हैं, ज्योग्राफी कह देते हैं, ठीक है। तो ये तो सबको पता ही होता है यार, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो क्या है कि इसका अक्षांशीय विस्तार वगैरह ये तो हम देखेंगे ही। तो इसके साथ जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यह संविधान के, भारत का जो नाम है वह संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है, तो संविधान के अनुच्छेद 1A में इसका क्या है वर्णन हमें यहां पर मिलता है, ठीक है। तो ये भी क्या है आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों आप देखो, सबसे पहले हम देखेंगे, क्योंकि भारत की स्थिति को जानने से पहले हमें क्या देख लेना चाहिए, भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, पहले कुछ लोग कहते थे, क्योंकि आज ही जब मैं क्लास ले रहा था तो एक बच्चे ने कहा कि कितने होते हैं, उससे मैंने पूछा, क्योंकि वह नया स्टूडेंट था, मैं अधिकतर बताता रहता हूं क्योंकि करंट से रिलेट करता रहता हूं, तो मैंने उससे पूछा कितने हैं, तो उसने क्या बताया कि सर 29 राज्य हैं, ठीक है, और क्या है 9 केंद्र शासित प्रदेश, अर्थात 9 यूटी हैं। पर दोस्तों ये क्या है, गलत है। दूसरे से पूछा तो उसने क्या बताया, 28 राज्य हैं और 9 यूटी हैं, अर्थात 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोनों ही ये क्या है, गलत है। जिनने क्या है, अगर ऑप्शन आएगा कि इस प्रकार से वर्णन कीजिए, अब चलो ये 2 ऑप्शन मान लीजिए, और तीसरा ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, 28 राज्य और 8 यूटी, ठीक है, और डी नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर ऑप्शन पूछा जाता है तो आपका क्या लगेगा, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्योंकि दोस्तों आपको याद होगा कि जून 2014 में क्या हुआ था,
जून 2014 में जो भारत का तेलंगाना राज्य है, ये यहां पर आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है, तेलंगाना राज्य है, इसे क्या है, भारत के 29वें राज्य के रूप में क्या है, सम्मिलित करा गया था। ठीक है, तो ये तो आपको याद रखना है, कौन सा था, ये 29वां राज्य था। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि 5 अगस्त 2019 को आपको पता है कि भारत में क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर राज्य से धारा 370 को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद ही क्या कर दिया गया, जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त कर दिया गया। ठीक है, क्या हुआ था, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त कर दिया गया। इसके बाद 29 में से 1 माइनस हो गया और बचे 28 राज्य। ठीक है, इस प्रकार तो सब देखते हैं कि 28 राज्य बच गए और इसे क्या है, 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभक्त कर दिया, अर्थात जो क्या थे केंद्र शासित प्रदेश हम देखते हैं 7 और 7 + 2 अर्थात 9 हो गए। पर दोस्तों आपको यह ध्यान रखना है कि इसी के बाद एक डिसीजन और लिया गया, वह कब लिया गया, 26 जनवरी 2020 को, जिसमें क्या कहा गया कि जो क्या है, यहां पर आप देखेंगे कि दादर नागर हवेली और दमन जो द्वीप जो क्या थे केंद्र शासित प्रदेश थे, उन्हें क्या है, एक राज्य के रूप में, एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में क्या है, सम्मिलित कर लिया गया। और इसी के बाद से दोस्तों आपको याद रखना है कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो ये भी आपको ये याद रखना है कि सबसे पहला जो क्या है टॉपिक अब पूछा भी जा सकता है कि भारत में कुल कितने राज्य है, तो आपको याद रखना है 28 राज्य। कितने हैं, 28 राज्य है। ठीक है, अब केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आपको याद रखना है कि 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ना कि कितने, ना कि 9 या 7। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको देखना है। जो आपकी जो नई आप देखेंगे कि जो नई बुकें आ रही हैं उनमें अब इनका वर्णन यहां पर देखने को नहीं मिलता है, पर जो पुरानी जो बुक्स हैं उनमें क्या है, कुछ बच्चे ले लेते हैं, पुरानी बुक्स रहती हैं, पर वो क्या है, नई बुक को अफोर्ड नहीं कर पाते और पुरानी बुक से ही लगातार पढ़ते रहते हैं, तो उनके लिए ये क्या है, काफी याद रखना होगा कि ये क्या है, क्योंकि आपके लिए क्या है, जो ज्योग्राफी है, भले ही कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे जियो हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री को, अब कुछ बच्चे कहते हैं सर हिस्ट्री को कैसे करंट अफेयर में इंक्लूड करें, तो हिस्ट्री को जैसे कि आप कहीं पे पुरातात्विक साक्ष्य मिले, ठीक है, जैसे कि आपने मान लीजिए सिंधु सभ्यता का कोई नया स्थल मिला, वहां नए साक्ष्य मिले, तो इस प्रकार के जो साक्ष्य मिलते हैं उन्हें भी क्या है, हम हिस्ट्री में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि वह क्या है, हमारा अतीत तो है, तो उन्हें भी क्या है, इस प्रकार से आप करंट, क्योंकि पूछा जा सकता है कि जैसे मान लीजिए राखी गढ़ी में कहीं भी कोई नए अवशेष मिल गए, तो राखी गढ़ी अब ये तो नहीं पूछेगा कि ये क्या है, ठीक है, कहां से मिले, क्योंकि वो सबको पता होता है, पर वो क्या करेगा, हिस्ट्री से रिलेटेड उससे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि राखी गढ़ी का जो एरिया है वह किस लिए फेमस था, क्या था, किस सभ्यता से बिलोंग करता है, तो इस प्रकार से। अब जैसे कि हम देखेंगे कि अगर जियो में, ज्योग्राफी में, तो जैसे कि धारा 370 हटी, धारा 370 के हटने के बाद ज्योग्राफी में बहुत बड़ा चेंज आया, जैसे कि आप देखोगे जो यूटी बने उसके कारण हम देखते हैं कि 28 राज्य थे, 29 राज्य थे, फिर 28 हो गए, ठीक है। इस प्रकार से क्या है, हर सब्जेक्ट में, पॉलिटी में तो आप देखोगे कि हर समय क्या होते हैं, संविधान संशोधन हो रहे हैं, कोई नया बिल पेश हो रहा है, तो ये सब क्या है, पॉलिटी से रिलेटेड हो, तो हर सब्जेक्ट को क्या है, हमें आज के दौर में, अर्थात कि जो आज के जो अगर देखोगे पेपर बनता है अधिकतर क्या रहता है, करंट से रिलेटेड रहता है, तो करंट को भी हमें क्या है, अपने सब्जेक्ट के साथ लेकर चलना है, ठीक है। तो देखो अब यहां पर जो क्या है, अब हम भारत की स्थिति के बारे में बात करते हैं, तो भारत की स्थिति को समझने के लिए पहले हमें क्या है, थोड़ी सी बेसिक चीजें देखनी होंगी, जैसे कि सबसे पहले हमें क्या है, ग्लोब के बारे में देखना होगा, ठीक है। क्या ग्लोब क्या होता है, तो सबसे पहले क्या है, मान लीजिए ये ग्लोब है, ठीक है। ग्लोब कहते किसे हैं, तो ग्लोब क्या है, पृथ्वी के छोटे स्वरूप को जिसके द्वारा हम क्या है, पृथ्वी के बारे में अध्ययन कर सकें, उसे क्या है, ग्लोब कह दिया जाता है। अगर आसान सी भाषा में कहें कि जिससे आप आसानी से समझ सके, ग्लोब क्या है, फोटोस्टेट है किसकी, पृथ्वी की, ठीक है, क्योंकि उसमें हर तरीके से उसी प्रकार से दिखाया गया है। ग्लोब क्या है, आप ग्लोब को देखेंगे तो ग्लोब में मैं जब एनसीईआरटी पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी को हम क्या करते हैं, 3 जो अक्षांश हैं उन्हें क्या है, देखते हैं यहां पर, ठीक है। पहला क्या था, जैसे कि आप देखोगे जो क्या है, काल्पनिक रेखाएं रहती हैं
उन्हें इस प्रकार से देखते हैं। देखो जो बीच में से जाती है लाइन उसे क्या कह देते हैं, सबसे पहले हम जो लेटी हुई लाइन रहती हैं उन्हें क्या कह दिया जाता है, अक्षांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अक्षांश कहा जाता है। और जो खड़ी खड़ी सी जो लाइन रहती हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, देशांतर। ठीक है, ये भी आपको क्या है याद रखना, क्योंकि अधिकतर बच्चे क्या होते हैं इसी में कंफ्यूज होते हैं। तो जो क्या है पृथ्वी को जो क्या है हमने क्या है अपने अध्ययन की दृष्टि से जो क्या है डिवाइड कर लिया है। ठीक है, कि जो काल्पनिक रेखाओं के थ्रू क्या है इसे डिवाइड कर दिया है। तो पृथ्वी के जो बीच से जो क्षैतिज रेखा गुजरती है, ठीक है, क्षैतिज मतलब कि सीधी सीधी रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, उसे हम क्या कह देते हैं, 0 डिग्री रेखा कह देते हैं, या इसे क्या है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर या विषुवत रेखा के नाम से भी इसे जानते हैं। तो इस प्रकार से आपको क्या है हर एक के याद रखने हैं। तो ये क्या है अक्षांशीय रेखा है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब ये क्या है भूमध्य रेखा है। ठीक है, ये क्या है भूमध्य रेखा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इसमें देखो क्या है, भूमध्य रेखा गई, इसके बाद मैंने 2 रेखाएं और बताई थी। पहली रेखा कौन सी बताई थी, कर्क रेखा, जो क्या है उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि ये क्या है 2 गोलार्धों में विभाजित करती है। पहला गोलार्ध क्या रहता है, उत्तरी गोलार्ध, और निचला जो हिस्सा रहता है वह क्या रहता है, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, क्या कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध। अब इन गोलार्धों में फिर बीच में से 2 रेखाएं जाती हैं, जैसे कि ऊपर में 23.5 देखते हैं हम, ठीक है, 23.5 डिग्री, और नीचे भी क्या जाती है 23.5 डिग्री। तो ऊपर वाली रेखा को हम क्या कहते हैं और नीचे वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो ऊपर वाली रेखा का जो क्या है उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, इस प्रकार से हम देखते हैं। तो ये क्या है उत्तरी गोलार्ध, और ये क्या है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे दक्षिण। तो इसमें क्या कहा जाता है 23.5 डिग्री उत्तर को हम कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्क रेखा। और वहीं नीचे दक्षिणी गोलार्ध में आप देखोगे तो नीचे क्या कहा जाता है, मकर रेखा कहकर हम क्या है संबोधित करते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है, मकर रेखा कहकर संबोधित करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था। यहीं पर एक हम दूसरी भी चीज देख लेते हैं। मान लीजिए ये कोई दूसरा ग्लोब है। ठीक है, ये क्या है दूसरा ग्लोब है। अब हमने देखा था कि ऊपर क्या होता है, ध्रुव होते हैं ऊपर और नीचे। ठीक है, इन ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है, आप देखेंगे तो इन जो ध्रुव हैं इन्हें मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देशांतर कहा जाता है। जैसे कि आप देखेंगे तो ये जो देशांतर होते हैं वह क्या है ध्रुवों पर ही जाकर क्या होती हैं, मिलती हैं। जैसे कि आप देखेंगे ये यहां से जाके इस प्रकार से यहां पर मिलती हैं। ठीक है, क्या होती है इस प्रकार से यहां पर जाकर ये मिल रही हैं। ठीक है, तो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाओं को जो क्या रहती हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं रहती हैं, मतलब कि खड़ी खड़ी रहती हैं, उन्हें क्या कह दिया जाता है, देशांतर रेखा कह दिया जाता है। क्या कहा जाता है, देशांतर रेखा कहकर संबोधित किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये क्या है हमारे इसी से जो ये रेखाएं जाती है इन्हीं से हमारा क्या है समय को हम देखते हैं। ठीक है, जैसे कि भारत से अगर हम देखें तो 82.5 डिग्री जाती है। ठीक है, कौन सी रेखा जाती है, 82.5 डिग्री। और इसी से हम देखेंगे कि भारत की जो क्या है देशांतरीय विस्तार कहां से कहां तक है। ठीक है, तो इसको भी हम यहां पर देखेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये क्या है 82.5। तो इस प्रकार से हमने देखा। तो मैंने बताया था जब मैं एनसीईआरटी को पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने बताया था कि जो भारत का जो विस्तार है वह क्या है, भारत किस महाद्वीप में स्थित है। तो भारत क्या है, आप देखेंगे कि भारत कौन से महाद्वीप में है, तो यह क्या है एशिया महाद्वीप में स्थित है। यह क्या है भारत के जो क्या है ग्लोब है उसके उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और यह क्या है एशिया महाद्वीप का पार्ट है, और कुछ इस प्रकार से यहां पर स्थित है। ठीक है, तो ये चीज आपकी क्लियर होगी, कहां पर है, उत्तरी गोलार्ध में है, और यहां पर, और भारत से कौन सी रेखा जाती है, कर्क रेखा गुजर कर जाती है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी, इतना याद रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको याद हो गया। भारत की जो स्थिति है वो अगर हम देखें एक ही गोलार्ध में, तो कौन से गोलार्ध में स्थित है, आप देखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, अगर अक्षांश के अकॉर्डिंग देखें तो उत्तरी गोलार्ध में है, और अगर हम देशांतर के अकॉर्डिंग देखें
तो क्या है, इसके अकॉर्डिंग पूरा देशांतर और अक्षांश के अकॉर्डिंग देखें तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्या है, उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में क्या है, भारत की स्थिति है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये क्या हो गया, हमने भारत की बेसिक जो अगर ग्लोब में देखे तो भारत की स्थिति के बारे में यहां पर हमने देखा। इसके बाद हम क्या देखेंगे कि भारत का जो आकार है वह किस प्रकार से, भारत का विस्तार किस प्रकार से, किस किस जो अक्षांश है वहां तक फैला हुआ है। तो देखो दोस्तों, ये इतना बात आपको समझना भी ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं भारत का जो क्या है देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार देखेंगे। तो भारत का अगर आप सबसे दक्षिणतम बिंदु देखें तो कौन सा है, ठीक है, दक्षिणतम, पूर्वी, ठीक है, उत्तरी और क्या है पश्चिमी बिंदुओं को भी हम यहां पर देखेंगे। तो देखो भारत का अगर हम विस्तार की बात करें तो ये क्या है, भारत यहां पर आप देखेंगे कि भारत का सबसे आपको नोट करना है यहां पर कि दक्षिणतम बिंदु, ये मैं सारे आपको बता दे रहा हूं। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, केप कैमोरियन, ठीक है, जिसे क्या है कन्याकुमारी नाम से भी क्या है जाना जाता है। क्या है, कन्याकुमारी, ठीक है, क्या है ये, क्या है दक्षिण में। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो क्या है, यहां पर आप देखेंगे कि पूर्वी बिंदु, ये स्थल की बात कर रहा हूं मैं, ये कहां पर है, स्थल में है। ठीक है, कहां पर है, स्थल में। इसके बाद अगर हम पूर्वी बिंदु की बात करें तो भारत का जो पूर्वी बिंदु है वह क्या है, किबुथु। ठीक है, कहां है, किबुथु, कहां है, अरुणाचल प्रदेश में। और ये कन्याकुमारी क्या है, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, इसके बाद अगर हम पश्चिमी बिंदु की बात करें, ठीक है, तो पश्चिमी बिंदु कौन सा है, कई जगह गोहार माता मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, गोहार माता, गौर माता, गोहार माता। ठीक है, इस प्रकार से इसका वर्णन मिलता है, गौर माता, जो क्या है कच्छ के रण अर्थात गुजरात में है। ठीक है, कहां है, गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं उत्तरी बिंदु की। ठीक है, क्या है, उत्तरी बिंदु जो भारत का मिलता है वह कौन सा मिलता है, आपको याद रखना है कि कौन सा है यहां पर, कि उत्तरी जो बिंदु मिलता है वह क्या है, इंदिरा कॉल। ठीक है, कहां है, इंदिरा कॉल है। ठीक है, जो आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें दक्षिणतम बिंदु, सबसे दक्षिणतम बिंदु, ठीक है, ये टोटल, ये स्थल की बात है और ये टोटल की बात कर रहे हैं। तो क्या है, इंदिरा पॉइंट। तो इसे क्या कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी क्या है इसे जाना जाता है। तो ये क्या है, इसका विस्तार है। अब ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं क्योंकि मैं इन्हीं से आपको क्या है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में यहां पर बताऊंगा। ठीक है, तो यहां पर देखो हम देखते हैं अक्षांशीय विस्तार के बारे में। सबसे पहले तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है आप देखेंगे कि जो मैप में आपको लिए इसलिए मैंने लगाया कि आप आसानी से यहां पर देख सकें। तो यहां पर है सबसे लास्ट में आप देखेंगे ये क्या है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी से लेकर आप यहां पर क्या है, इंदिरा कॉल। ठीक है, लद्दाख में आप देखेंगे कि इंदिरा कॉल जो है वहां तक का जो विस्तार है भारत का, कहां से कहां तक है, जो आप अगर देखेंगे तो ये क्या है 8 डिग्री 4 से। ठीक है, कहां से है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर कहां तक जाता है, 37 तक। कहां तक जाता है, 37 डिग्री 6 तक जाता है। तो इसे मैं यहीं पर लिख दूं, अलग एक सेपरेट में कर दूं। ठीक है, तो आपको याद रखना है अक्षांश। ठीक है, तो अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो क्या बताया मैंने यहां पर, आपको याद रखना है क्या बताया था अभी, ये देखो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर क्या रहता है इसका 37 डिग्री 6 मिनट तक। अब ये क्या है, ठीक है, अगर आप इसे यहां पर लिखेंगे तो इसी के साथ साथ आपको क्या लिखना पड़ेगा, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि पेपर में पूछ लिया जाता है उत्तरी अक्षांश, पश्चिमी अक्षांश। ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश। ठीक है,
ये आपको याद रखना है कि पूछा जाता है लास्ट में कि यहां पर क्या है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ऊपर भी इस प्रकार के भूमध्य रेखा से ऊपर भी इस प्रकार के कोऑर्डिनेट्स हमें मिलते हैं और नीचे भी इसी प्रकार के देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें देशांतर के लिए, क्या है देशांतर, देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करें तो इसका जो देशांतरीय विस्तार अगर हम देखें तो देशांतरीय जो विस्तार है वह कहां से लेकर कहां तक है, तो आप देखेंगे कि आपने यहां पर देखा किबुतु से लेकर गौर माता से, गौर माता या ठीक है गौर माता, ठीक है, इस प्रकार से। तो हम देखेंगे कि गौर माता से लेकर किबुतु तक इसका क्या है विस्तार है। तो सबसे पहले देखो आप यहां पर क्या देखेंगे कि इसका जो विस्तार है वह क्या है 68, ठीक है, कच्छ के रंग में 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है, क्या है 68 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट तक क्या है इसका विस्तार है। इसके बाद अगर आप देखेंगे यहां पर अरुणाचल प्रदेश में एक जगह पड़ती है किबुतु, किबुतु का विस्तार देखें तो 97 डिग्री 25 मिनट तक क्या है इसका यहां पर हमें विस्तार देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये क्या है आपको याद रखना है, इतना समझ गए कि क्या क्या हमें यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका इस प्रकार से हमें विस्तार देखने के लिए मिलता है। क्या कर लेते हैं अब हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्या बताया मैंने 68 डिग्री से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर इसका जो विस्तार हमें देखने के लिए मिलता है कहां तक मिलता है, कौन सा देशांतरीय विस्तार की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। तो क्या मिलता है यहां पर, तो क्या है मैंने बताया यहां पर 97 डिग्री 25 मिनट तक, जो कहां से कहां तक है। और इसमें भी आपको क्या लिखना होगा, पूर्वी, पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो ये आपके लिए याद रखना है। पर यहां पर एक पॉइंट और बनता है कि हमने ये तो देख लिया कि कन्याकुमारी से हो गया भैया, ठीक है, कन्याकुमारी से हो गया इंदिरापॉल तक, ठीक है, गौर माता से हो गया किबुतु तक। पर ये हमने दक्षिणतम पॉइंट लिखा है इंदिरा, कौन सा है इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। भैया इसका भी तो कुछ अक्षांश होगा, कुछ देशांतर होगा, ये कहां है, ये हमने दक्षिणतम तो लिख दिया पर इसके भी तो कुछ पॉइंट्स होंगे। अगर हम टोटल देखें तो देखो ये है ग्रेट निकोबार, यहां पर आप मैप में देखोगे तो सबसे लास्ट में पड़ता है ग्रेट निकोबार, ठीक है। देखो तो ये क्या है ग्रेट निकोबार, ठीक है, क्योंकि आप देखोगे तो क्या है, हम जो अगर हम द्वीप समूह को जब पढ़ेंगे तो हम उसमें अलग अलग डिफाइन करते हैं, जैसे ग्रेट निकोबार, ठीक है, मध्य अंडमान, ठीक है, इसके बाद उत्तरी अंडमान, और क्या है यहां पर आप देखेंगे दक्षिणी अंडमान, छोटा अंडमान, ठीक है। इसके बाद आप नीचे आओगे तो यहां पर हम क्या है कार निकोबार, फिर इसके बाद यहां पर आप देखोगे ग्रेट निकोबार। तो इस प्रकार से हमने क्या है इसे यहां पर हम पढ़ते हैं, जिसमें हमें याद रखना है कि ग्रेट निकोबार में क्या है, ग्रेट निकोबार में एक पॉइंट पड़ता है यहां पर इंदिरा पॉइंट, ठीक है, क्या है इंदिरा पॉइंट, जिसके हम क्या देखते हैं, जिसके जो पॉइंट्स मिलते हैं हमें 6 डिग्री 4 से, ये क्या है 8 है और यही इसमें 2 माइनस कर दिए, और इसके जो पॉइंट्स मिलते हैं वह 6 डिग्री 4 से लेकर, ठीक है, अगर हम देखें तो हमारा जो भारत का विस्तार है वह 6 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक हमें क्या है भारत का यह विस्तार देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको देखना है, क्योंकि हमने इसमें क्या देखा कि भारत के दक्षिणतम बिंदु कौन कौन से हैं, ठीक है, पूर्वी बिंदु कौन कौन से हैं, कितने राज्य हैं और क्या क्या चीजें हैं इसमें, उन सब चीजों को अब तक हमने यहां पर देखा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद चलो और आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि भारत क्या है 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। पहला जो पोर्शन आपके लिए पूछा जाता है कि देखो यहां पर भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है, तो आपके लिए याद रखना है कौन सा है, अरब सागर स्थित है। कौन सा सागर स्थित है, अरब सागर। भारत के पूर्व में कौन सा है, तो बंगाल की खाड़ी जो है क्या है यहां पर पूर्व में। और अगर हम पश्चिम में दक्षिण में देखें तो दक्षिण में कौन सा सागर मिलता है हमें, हिंद महासागर, ठीक है, क्या मिलता है, हिंद महासागर हमें यहां पर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहां पर देखते हैं। इसी के बाद अब हम देखते हैं
कि भारत का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, जैसे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल कौन सा है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, भारत में कुल कितनी जनसंख्या है, ठीक है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या कहां पाई जाती है, और भारत का सबसे बड़ा जो क्या है राज्य कौन सा है। इस प्रकार के जो क्या है क्वेश्चन है उन्हें हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखनी है भारत का क्षेत्रफल। क्या देखते हैं, क्षेत्रफल को देखते हैं। ठीक है, तो भारत का जो क्षेत्रफल है वह लगभग कितना है, 32 लाख किलोमीटर। ठीक है, कितना है, 32 लाख किलोमीटर, जिसे हम क्या लिखते हैं 32 87, ठीक है, 32 87 263, ठीक है, वर्ग किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर के रूप में इसे देखते हैं। अगर हम देखें तो ये क्या है, 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो 7वां सबसे बड़ा देश है। तो इसमें हम देखते हैं कि 7वां सबसे बड़ा देश है, तो इसमें इससे पहले कौन कौन से आते हैं और इससे बाद में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत 7वें नंबर पर, तो पहला स्थान पर कौन है, तो आपको याद रखना है रूस है, फिर क्या आता है कनाडा। ठीक है, रूस, कनाडा, फिर आपका आता है फिर अमेरिका, और इसके बाद आता है चीन। ठीक है, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, और इसके अमेरिका और चीन। इसके बाद आप देखेंगे यहां पर आप देखेंगे इसके बाद आता है ब्राजील, और इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद आप देखेंगे यहां पर आता है इंडिया, और इंडिया के बाद आता है अर्जेंटीना। तो इस प्रकार से आप यहां पर देखेंगे। ठीक है, अब कुछ कहेंगे कि सर आपने यहां पर ये क्या है गलत लिख दिया, पर भैया अब जो पहले क्या था, पहले की जो बुकें आती थी उनमें क्या मिलता है, आप यहां पर देखेंगे कि रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका। ठीक है, इस प्रकार से होता है रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अर्जेंटीना। ठीक है, इस प्रकार से देखते थे, पर अब जो यहां पर हम देखते हैं कि वह किस प्रकार से है। ठीक है, जो आप जो नई बुकें आ रही हैं और जो अगर आप गूगल पे भी चेक करेंगे तो वहां पर जो तीसरे नंबर पर है वह क्या है, अमेरिका है। तीसरा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा हो गया है, अब अमेरिका को वहां पर दिखाई देता है। ठीक है, तो हमें क्या है, जो क्या है करंट के जो चीजें हैं उनके साथ जोड़ के चलना है, क्योंकि एग्जामिनर पीछे वाला नहीं पूछता, हमसे करंट की चीजें पूछता है। ठीक है, इसलिए आपको ये चीजें देखनी है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, क्या है 7वां क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, क्योंकि कई बार हमें 7 तो याद रहते हैं क्योंकि भारत तक है, पर 8वां हमसे यहां पर पूछ लिया जाता है कि 8वां क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि कौन सा है, तो अर्जेंटीना। इसके बाद क्या है, भारत के बाद जो आता है वह क्या है, अर्जेंटीना आता है। यह क्या है, भारत जो है वह विश्व का 2.4% क्या है, इसके पास क्षेत्रफल है। क्या है, अगर विश्व का अगर हम देखें तो 100 है, और भारत का कितना है 2.4%, ये क्या है इसके पास है। ठीक है, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, ठीक है, और सबसे छोटा। 2 क्वेश्चन बनते हैं यहां पर। ठीक है, आप नोट करते हुए चलिए क्योंकि ये क्या है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, देखो सबसे छोटा और सबसे बड़ा, तो देखो यहां पर हम देखेंगे कि सबसे बड़ा और सबसे छोटे की बात करें तो जो सबसे बड़ा जो राज्य है वह कौन सा है, राजस्थान। ठीक है, कौन सा है सबसे बड़ा जो राज्य है, राजस्थान। और सबसे बड़ा सबसे छोटा तो वह कौन सा है, गोवा क्या है यहां पर सबसे छोटा राज्य है। देखो यहां पर आप देखोगे ये क्या है, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान क्या है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, गोवा यहां पर क्या है, ठीक है, ये क्या है सबसे छोटा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद हम क्या किससे बिलोंग करते हैं, हम लोग क्या है यूपी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि यूपी से अधिकतर हम क्या देखते हैं, जो यूपी की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे उनको भी याद रहना चाहिए कि यूपी कौन से नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो उत्तर प्रदेश इसमें क्या है चौथे नंबर पर आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे नंबर पर आता है। कैसे,
तो पहले पर आता है राजस्थान, दूसरे पर आता है मध्य प्रदेश, तीसरे पर आता है महाराष्ट्र और चौथे पर आता है हमारा उत्तर प्रदेश। ये क्रम आपके लिए याद रखना है, ठीक है। क्या है, याद रखना है किस प्रकार से कि पहले पर आता है राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर आता है महाराष्ट्र और चौथे पर आता है हमारा उत्तर प्रदेश। तो ये क्रम भी आपके लिए याद रखना है क्योंकि ये क्या है, काफी बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपके लिए याद रखना है। इसके बाद अब जो अगला क्वेश्चन टैग बनता है वह क्या बनता है, जनसंख्या की दृष्टि से, क्योंकि भैया जनसंख्या भी तो मायने रखती है। क्योंकि देखो, अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे ज्यादा जो, अगर महाद्वीपों में बात करें, ठीक है, तो अगर हम महाद्वीपों में देखते हैं तो सर्वाधिक जो जनसंख्या कहां निवास करती है, एशिया महाद्वीप में निवास करती है। और सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वह भी क्या है, एशिया महाद्वीप है, ठीक है। ये चीज भी आपके लिए क्लियर है। अब बात करते हैं जनसंख्या में, जनसंख्या, ठीक है। तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम बात करें तो भारत क्या है, दूसरे नंबर का, क्या है, दूसरे नंबर का, लगभग 121 करोड़। इससे ज्यादा आपके लिए याद नहीं रखना क्योंकि 121 करोड़ के ही आसपास पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपके लिए याद रखना है, जो भारत है वह क्या है, 121 करोड़ के आसपास, इसमें क्या है, से भी अधिक क्या है, यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। अगर हम देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से जो भारत का स्थान है वह क्या है, दूसरे स्थान पर है, ठीक है। कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। हमने सबसे ज्यादा जो, अगर हम कह सकते हैं कि हमने जो सबसे ज्यादा अगर वृद्धि करी है तो इसी में करी है, ठीक है। देखो, जनसंख्या की दृष्टि में हम क्या है, दूसरे स्थान पर है। अब दूसरे स्थान पर कैसे हैं, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वह क्या है, कौन से देश में है, चीन में है, ठीक है। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां है, चीन में है। इसके बाद कहां पर है, आपके लिए याद रखनी है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो जनसंख्या रहती है वह चीन में रहती है। इसके बाद कहां पर रहती है, भारत में। और तीसरे नंबर पर आता है यूएसए, ठीक है। क्या आता है, यूएसए। ये क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से 3 सबसे बड़े देशों में ये क्या है, सम्मिलित है। क्योंकि 2 सबको याद रहते हैं जनसंख्या की दृष्टि से, और तीसरा क्या है, बहुत ही कम लोगों के लिए पता रहता है। तो 3 आपके लिए याद रखने। भारत में कुल कितनी जनसंख्या निवास करती है, प्रतिशतता के हिसाब से देखें तो 17.4% जो जनसंख्या है विश्व की वह क्या है, भारत में निवास करती है, ठीक है। कितनी करती है, 17.4 जो है वह क्या है, याद रखनी है। इसके बाद क्या है, आपको अपने पड़ोसी देशों के बारे में भी याद रखना है कि जो पाकिस्तान है वह क्या है, इसमें जनसंख्या में हमारे से पीछे थोड़ी ना रहेगा यार। पाकिस्तान भी तो क्या है तो हमारा ही बेटा, ठीक है। बेटा इसलिए क्योंकि जो पाकिस्तान का विभाजन हुआ है वह क्या है, हमसे ही हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या है, उसे कभी कभी मजाकिया तौर पर पाकिस्तान को बेटे के तौर पे कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देखोगे तो ये क्या है, 6, ठीक है। पाकिस्तान जो है वह क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से 6ठे स्थान पर है। और बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश भी क्या है, 7वें स्थान पर है, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या है, क्रम याद रखना है कि जनसंख्या की दृष्टि से हमारे पड़ोसी देश, क्योंकि हमने देखा चीन पहले स्थान पर है, दूसरे पर हम हो गए, तीसरे पर अमेरिका हो गया, 6ठे पर पाकिस्तान हो गया और 7वें पर क्या हो गया, बांग्लादेश। तो ये क्रम भी आपके लिए क्या है, याद रखना है कि ये क्या है, पूरा इस प्रकार से क्या है, बार बार पूछा जाता है। इसलिए मैंने आपके लिए यहां पर बताया कि ये क्या है, कितना है, 17.4% है, ठीक है। तो ये आपके लिए याद रखना है, ठीक है। तो ये क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से हमने यहां पर देखा। तो कितनी जनसंख्या भारत में निवास करती है, 17.4% जो जनसंख्या है भारत की यहां पर निवास करती है, ठीक है। तो ये आपके लिए याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत के क्या है, भारत से कौन कौन सी रेखाएं जो है क्या है, गुजर कर जाती हैं। तो भारत से मैंने अभी आपको, जब मैं गोलार्ध पढ़ा रहा था, ग्लोब पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने बताया था कि भारत से कौन सी रेखा गुजर कर जाती है, कर्क रेखा, ठीक है। क्या निकल कर जाती है, कर्क रेखा गुजर कर जाती है। कौन सी रेखा, कर्क रेखा गुजर कर जाती है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपके लिए याद रखना है कि कर्क रेखा जो है वह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो यह आपको लिए याद रखना है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से। अब कौन कौन से राज्य हैं, ठीक है। तो देखो, इसे अलग से समझाने के लिए मुझे क्या है,
आपके लिए ये मिटा देता हूं, ठीक है। इतना तो आप समझ ही गए होंगे। देखो इतना हो गया। अब इसके बाद आप देखते हो कि जो कर्क रेखा है वह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला अगर हम राज्य देखें तो अगर आप देखते हो कि सबसे पहला कौन सा राज्य आता है, गुजरात, फिर आता है राजस्थान, ठीक है। इसके बाद आप देखते हो कि अगला जो राज्य आता है वह है मध्य प्रदेश, ठीक है। फिर आप देखोगे मध्य प्रदेश से आगे बढ़ोगे तो क्या आ जाता है, छत्तीसगढ़। क्या आ जाता है, छत्तीसगढ़। फिर आता है झारखंड, और फिर इसके बाद आप देखते हो पश्चिम बंगाल, ठीक है। और इसके बाद 2 राज्य और आते हैं, ये 6 हो गए। और इसके बाद जो आते हैं वह क्या है, यहां पर आप देखोगे त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। ये क्या है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो ये आपके लिए याद रखना है। जो कर्क रेखा है उसका जो क्या है, यह अक्षांशरी रेखा है, और इसे हम क्या कह देते हैं, 23.5 डिग्री, ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तरी, ठीक है। तो ये आपके लिए इसका याद रखना है, ठीक है। क्या है, 23.5 डिग्री उत्तरी, ठीक है। इसे हम कहते हैं। ये कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, तो इधर देखिए, ये आप देखेंगे यहां से गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा से होते हुए ये क्या है, चली जाती है। तो ये आपके लिए याद रखना है कि कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इनका आपके लिए क्या है, क्रम भी याद रखना है, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर साइड करिए और पूर्व से पश्चिम की ओर साइड करिए। तो इस प्रकार से आपके लिए इनका क्रम भी याद रखना है, और कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है यह भी क्या है, आपके लिए याद रखना है। इसके बाद हम जो दूसरी रेखा देखेंगे वह क्या है, भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा, जिसे हम क्या कह देते हैं, 82.5 डिग्री यामोत्तर रेखा, ठीक है। क्या कह दिया जाता है, 82.5 डिग्री यामोत्तर रेखा, ठीक है। तो ये आपके लिए याद रखना है, ठीक है। क्या है, 82.5 डिग्री। अब ये 82.5 डिग्री रेखा है कौन सी, तो आप यहां पर देखेंगे कि 82.5 जो रेखा है वह क्या है, भारत को, ठीक है, जिससे क्या है, भारत का समय लिया जाता है। यह कहां से जाती है, इलाहाबाद के नैनी से, ठीक है। कई जगह नैनी मिलता है और कई जगह मिर्जापुर मिलता है, जो क्या है, दोनों ही पास पास हैं। इसलिए ये क्या है, आपके लिए ये चीज देखने, आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है कि ऑप्शन में क्या दिया है। कई जगह इलाहाबाद दिया होता है, कई जगह नैनी दिया होता है, कई जगह मिर्जापुर दिया होता है। तो ये आपके लिए याद रखना है। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। तो आप यहां पर देखोगे, देखो जो ये है, यह जो भारतीय मानक समय रेखा है, यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है, और कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब ये 5 राज्य कौन कौन से, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि यहां पर कौन सा है। देखो ये क्या है, उत्तर प्रदेश। यह नेपाल से होती हुई जब अंदर के लिए आएगी तो यहां पर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से होते हुए मध्य प्रदेश का, ठीक है, कुछ हिस्सा क्या करेगी, मध्य प्रदेश का कवर करेगी। देखिए ये क्या है, कुछ इस प्रकार से गुजरती है। इसमें देखो ये क्या है, यहां से जब ये जाएगी तो ये सबसे पहले क्या आएगी, ये है वाराणसी, फिर इसी के पास में, ठीक है, ये हो गया मिर्जापुर प्रयागराज वाले क्षेत्र को लेते हुए ये यहां से, ठीक है, प्रयागराज मिर्जापुर वाले क्षेत्र से आप देखेंगे कि यह मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है। मध्य प्रदेश के बाद ये छत्तीसगढ़, फिर क्या है उड़ीसा, और क्या है लास्ट में आंध्र प्रदेश से होती हुई क्या है, नीचे चली जाती है, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी से होते हुए ये क्या है, गुजरती है। तो ये कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, सबसे पहला राज्य आप देखेंगे यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। यहां पर मैंने गलत लिखा है, ये क्या है, अब इसका वर्तमान नाम आपके लिए याद रखना है, प्रयागराज,
राज्य। ठीक है, ये ध्यान रखना आपके लिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, फिर यूपी, एमपी के बाद आप देखेंगे छत्तीसगढ़। क्या आएगा? छत्तीसगढ़। ठीक है, क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ के बाद ये क्या करेगी? उड़ीसा में प्रवेश करेगी। उड़ीसा के बाद आप देखेंगे कि क्या होगा कि आंध्र प्रदेश। इसके बाद किस राज्य में प्रवेश करेगी? आंध्र प्रदेश में, जो क्या है भारतीय मानक समय रेखा इसके अनुसार लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए याद रखना है। इस प्रकार से हमने ये चीजें देखी हैं। तो एक बार हम दोबारा देख लेते हैं कि कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है और कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो 8 राज्यों से। सबसे पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसी प्रकार से क्या है आपको याद होना चाहिए कि आप क्या है आसानी से देख सकें। इसके बाद जो क्या है भारतीय मानक समय रेखा अर्थात 82.5 डिग्री। ठीक है, जो क्या है हम देखते हैं। ठीक है, 82.5 डिग्री जो है वह किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो जो 82.5 डिग्री है वह क्या है भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला राज्य आपके लिए याद रखना है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और क्या है लास्ट में आंध्र प्रदेश में होते हुए ये क्या है ये भारत को क्रॉस करती है। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। इसी के साथ साथ दो अगर हम देखें तो भारत क्या है बहुत बड़ा क्षेत्र में यह विस्तार करता है और यह क्या है भारत के अगर हम देखें तो ये क्या है मैंने बताया किबुतु है सबसे। ठीक है, किबुतु से लेकर अगर हम कच्छ के रण में देखें तो इनका अगर हम टाइमिंग देखें तो यह क्या है 2 घंटे का। ठीक है, कितने का अंतर आ जाता है? 2 घंटे का इसमें क्या है अंतर आ जाता है। और अगर भारतीय मानक समय रेखा और ग्रीनविच जो रेखा है जो क्या है हम जहां से टाइम सेट करते हैं तो उसमें और भारतीय मानक समय रेखा में कितना अंतर है तो वह भी पूछा गया है। कितना अंतर है? 5.5 घंटे का इसमें क्या है अंतर है। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है कि भारत के पूर्वी और क्या है पश्चिमी जो रेखाएं हैं उनमें कितना अंतर है? 2 घंटे का। और इसके बाद जो भारत के यहां पर आप देखेंगे कि ग्रीनविच रेखा और 82.5 डिग्री भारतीय मानक समय रेखा के मध्य कितना अंतर है? 82.5 डिग्री, सॉरी कितना 5.5 घंटे का इसमें क्या है अंतर आता है। ठीक है, अगर हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे तो ग्रीनविच अगर देखो अगर हमारे यहाँ 5:30 बज रहे होंगे तो वहां क्या हो रहा होगा? तो वहां बज रहे होंगे 12, क्योंकि वो क्या है हमसे पीछे है। क्योंकि सूर्य जो होता है वह क्या है पूर्व की ओर उदय होता है और क्या है पश्चिम की ओर अस्त होता है। तो इसलिए क्या है अगर हम देखें तो हम क्या है उनसे ये क्या है अंतर है और हम उनसे क्या है 5.5 घंटे पहले चल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए याद रखना है कितने घंटे टाइम पहले चल रहे हैं? 5.5 घंटे पहले चल रहे हैं। तो ये आपके लिए आज के लिए हमने इसमें देखा कि किस प्रकार से भारत का जो विस्तार है। कई बार यहां पर पूछा जाता है कि भारत की आकृति कैसी है। तो क्या है भारत की अगर हम देखें तो भारत की आकृति को हम क्या कहते हैं? चतुष्कोणीय कहते हैं। कैसे कहते हैं? चतुष्कोणीय, क्योंकि आप देखेंगे कि भारत क्या है चतुष्कोणीय संरचना का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन को यहां पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से भारत का हमने अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, कर्क रेखा, मकर रेखा, भारत के उत्तरी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु और दक्षिणी बिंदु इन सबको हमने देखा। और इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम देखेंगे कि भारत का जो क्या है पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, भारत किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को हम उस वीडियो में वहां पर कवर करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि जो नोटिफिकेशन है जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। और दोस्तों अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप हमसे उससे क्या है कमेंट बॉक्स में भी क्या है आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।